देखिए, आपके सामने मैंने यहाँ पर ग्लोब की आकृति लगाई हुई है। जैसा कि हमने इससे पहले के अध्याय में पढ़ा था, ग्लोब जो है पृथ्वी का प्रतिरूप या मॉडल होता है। यानी जैसे पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर दिए गए हैं, ठीक वैसे ही महाद्वीप और महासागरों का स्थान ग्लोब पर दर्शाया गया है। तो ग्लोब की मदद से हम पृथ्वी के बाहरी सतह का अध्ययन कर पाते हैं कि बाहरी सतह पर कौन कौन सी चीज़ें कहाँ मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्लोब को देखकर आपको पता चला होगा कि पृथ्वी जो है गेंद के समान है, पृथ्वी की आकृति गोल है। तो जब किसी चीज़ की आकृति गोल होती है तो उस गोल चीज़ पर हम किसी स्थान विशेष को किसी स्थान विशेष के संदर्भ में कैसे नापें, ऐसे में दुविधा होती है कि मान लीजिए कोई स्थान यहाँ पे पड़ता है तो इसको कैसे नापेंगे। अब हमें यह भी नहीं पता कि स्थान पूर्व में पड़ रहा है, पश्चिम में पड़ रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची हैं, जिनके माध्यम से भी ज्ञात कर पाते हैं कि ये स्थान किसी स्थान के संदर्भ में कहाँ पर पड़ेगा। तो ग्लोब की अगर हम बात करें, पृथ्वी की अगर हम बात करें, तो पृथ्वी के बारे में पहले अध्याय में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। जैसे हमने ये पढ़ा था कि पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है, एक तो परिक्रमण गति और दूसरा है परिभ्रमण। यानी एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और दूसरा जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है। दो प्रकार की गतियां करती हैं। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। तो पृथ्वी का अक्ष क्या है? पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के बीचों बीच से जाती हुई एक केंद्रीय काल्पनिक रेखा मानी गई है। यह पृथ्वी का अक्ष बोला जाता है। जैसे हमने आपको साइकिल के पहिए का एग्जाम्पल दिया था, साइकिल के पहिए में जो बीचों बीच का जो केंद्र बिंदु होता है वो उसका अक्ष होता है। ठीक ऐसे ही पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व में घूर्णन करती है। तो देखिए, अक्ष पर इसका जो उत्तरी वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसको उत्तरी ध्रुव बोला जाता है और इसका जो निचला वाला हिस्सा है इसको दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, अक्ष क्या है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूर्णन करती है, ये अक्ष कहलाती है। ध्रुव क्या है? उस काल्पनिक अक्ष के दोनों सिरे जिस पर पृथ्वी घूर्णन करती है, इन्हें ध्रुव कहा जाता है। तो पृथ्वी पर केवल ये दो स्थान फिक्स हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव फिक्स है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव फिक्स है। तो इन दो स्थानों को हम आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पर हमें और कोई स्थान नहीं पता है कि फिक्स है या नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो इस वजह से हमने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को फिक्स मान लिया है कि ये दो स्थान जो फिक्स हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन कर रही है, इसलिए ये स्थान हमने फिक्स माने हैं। तो जब भी हम कोई दूरी मापते हैं तो इन्हीं को ध्यान में रखकर हम वो दूरी मापते हैं, इसलिए इन्हें आधारभूत संदर्भ बिंदु कहा जाता है। तो हमने क्या किया है, हमने मतलब हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो पृथ्वी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी सुविधा के लिए ये किया है कि इन अक्षों को यानी कि इन आधारभूत संदर्भ बिंदुओं को ध्यान में रखकर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची हैं, जिनके माध्यम से हम पृथ्वी पर मौजूद किसी स्थान विशेष की दूरी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वो स्थान इन अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है। ऐसे करके हम उस स्थान तक पहुंच पाते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। देखिए, मैंने यहाँ पर दो अलग अलग इमेज लगाई हैं। अलग अलग इमेज लगाने का उद्देश्य ये है ताकि आपके मन में जो ध्रुव है, ध्रुव को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आप केवल इसका पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव देख पा रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव हाइड है। तो मैंने यहाँ पर दो अलग अलग इमेज लगाई हैं। एक तो यहाँ पर देख पा रहे हैं उत्तरी ध्रुव वाला हिस्सा है और ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव वाला हिस्सा है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं अक्षांश की। देखिए, अक्षांश की हम बात करें तो पृथ्वी के जो आधारभूत संदर्भ बिंदु हैं, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं, तो इनसे कुछ कल्पित रेखाएं पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई हैं, जिनके माध्यम से हम पृथ्वी पर किसी स्थान विशेष को इंगित कर पाते हैं। तो अक्षांश को पहले समझने से पहले हमें विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन को समझना होगा। अगर हम विषुवत वृत्त, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन को समझ जाएंगे तो अक्षांश समझना भी हमारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। तो विषुवत वृत्त क्या है? देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो रेखा आप देख पा रहे हैं बीचों बीच में जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर रही है, इसको इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहा जाता है। यानी ये पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर देती है, दो भागों में विभाजित कर देती है। हालांकि ये रेखा कोई परमानेंट रेखा नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है। हमने अपनी सुविधा के अनुसार इस रेखा को माना है। तो विषुवत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों के ठीक बीच में पड़ता है। दोनों ध्रुव का मतलब क्या है? नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच में इसका प्रत्येक बिंदु पड़ता है और ये बीचों बीच से पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। इस प्रकार यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये रेखा विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन ये कहलाती है। अब देखिए, विषुवत वृत्त के जो उत्तरी भाग है, यानी विषुवत वृत्त का जो ऊपर वाला हिस्सा है, नॉर्थ वाला हिस्सा है, इसको उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके दक्षिण में जो दक्षिणी भाग है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। जो विषुवत वृत्त है यानी जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, ये जो है ये 0 डिग्री अक्षांश को प्रस्तुत करती है। यानी ये 0 डिग्री अक्षांश को निरूपित करती है। क्यों करती है निरूपित? अभी आपके मन में वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, अब तक तो हमने पृथ्वी का जो बाहरी लेयर था वो हमने दिखाई दी, पृथ्वी का जो बाहरी स्वरूप था वो दिखाया था।
अब यहाँ पर जो एक इमेज लगाई गई है, इसके माध्यम से आप पृथ्वी के अंदरूनी संरचना को भी आप देख पा रहे हैं कि पृथ्वी बाहर से कैसे दिखती है और अंदर से पृथ्वी कैसे दिखती है, तो वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप लॉजिकल हो जाएंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ बताया गया है पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यानी पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी का केंद्र क्या होगा, ठीक है, फिर से मैं पिछली इमेज पर जाता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पृथ्वी का जो अक्ष है, अक्ष आप देख रहे हैं, काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, ये रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो पृथ्वी का केंद्र यहाँ कहीं होगा, बीचों बीच में यहाँ कहीं होगा। आप एक सेब लीजिए या एक संतरा लीजिए और संतरे के बीचों बीच में से जो ऊपर से नीचे कोई तीली या कोई लकड़ी आप डाल दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा। तो उसका जो मध्य बिंदु होगा वो कहाँ होगा, संतरे के बीचों बीच में होगा। ठीक वैसे ही पृथ्वी का कॉन्सेप्ट है। पृथ्वी में जब हमने ऊपर से यहाँ पर एक अक्ष नाम की काल्पनिक रेखा डाली है, तो ये बीचों बीच में इस तरह से आती जा रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है, यानी पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट है या रेखा का जो मध्य बिंदु है, यहाँ से विषुवत व्रत को आधार मानकर, यानी ये आपका जो विषुवत व्रत है, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश है, इसको आधार मानकर हमने उत्तर मतलब ऊपर की तरफ या दक्षिण की तरफ जो हमने कोणीय दूरी मापी है उसको अक्षांश कहते हैं। अब जैसे आप लोग देखेंगे जो आपका विषुवत व्रत है ये बिल्कुल बीचों बीच में, पृथ्वी के बीचों बीच में है, और बीचों बीच में ही सेंटर ऑफ द अर्थ भी है, यानी कि जो अक्ष है, अक्ष वाली जो काल्पनिक रेखा है वो भी उसके बीचों बीच का बिंदु भी वही है। तो इस वजह से इनका और इनका जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। भाई मान लीजिए समतल में कोई 2 स्थान है, समतल में कोई 2 स्थान है, अगर थोड़ा सा गणित आपने पढ़ा है तो आप पाएंगे समतल में अगर दोनों स्थान इस तरह से बराबर हैं तो इनके बीच का कोण क्या होगा, इनके बीच का कोण जो होगा 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। तो इसी वजह से जो विषुवत व्रत या भूमध्य रेखा है इसका कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द अर्थ यानी कि जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है बिल्कुल उसके समान है, बिल्कुल उसके समानांतर रखा हुआ है। इसी वजह से इनके बीच का जो कोण है वो कितना है, 0 डिग्री है। इसी वजह से विषुवत व्रत कितना होता है, 0 डिग्री अक्षांश निरूपित करता है। तो जब हम पृथ्वी के केंद्र बिंदु सेंटर ऑफ द अर्थ से उत्तर या दक्षिण में कोणीय दूरी मापेंगे तो वो क्या कहलाएगी, अक्षांश कहलाएगी। यानी जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अक्षांश बढ़ते जाएंगे। तो ये कहाँ तक जाएंगे अक्षांश जाते हैं आपके 90 डिग्री तक, 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि इससे विषुवत व्रत से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में नापा जाता है, यानी इनको हम अंशों में नापते हैं। अब जैसे बताया अंश के बारे में थोड़ा बताया गया कि एक अंश जो है ये 60 के बराबर भाग किए जाते हैं, यानी एक अंश के 60 के बराबर भाग किए जाते हैं, और प्रत्येक इकाई को 1 मिनट, यानी जो अंश के 60 भाग किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं, और मिनट का चिन्ह ये होता है। ठीक है, 1 मिनट को हम पुनः 60 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, और प्रत्येक इकाई को हम 1 सेकंड को हम यहाँ पर डबल डॉट्स आप देख पा रहे हैं, इससे निरूपित करते हैं। आगे चलकर इन चिन्हों का इस्तेमाल होगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इन्हें लिखकर बता दिया है ताकि आप चीज़ें समझ जाएं। तो यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी कि कैसे अक्षांश को हमने मापा है, कैसे अक्षांश को हमने क्लियर किया है, ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी। देखिए अधिकांश यूट्यूबर ने अधिकांश वीडियो में ये सब चीज़ें बारीकी से नहीं बताई हैं। यहाँ पर मैंने बाकायदा पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना का इमेज लगाया है ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएँ कि अक्षांश कैसे मापा जाता है, क्यों विषुवत व्रत 0 डिग्री अक्षांश है, वो मैंने उसका कारण भी बताया है। तो आप लोग इसका कारण समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं। यहाँ पे बताया गया है कि विषुवत व्रत से दोनों में से किसी भी ध्रुव की दूरी पृथ्वी की परिधि का 1/4 भाग है। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। थोड़ा सा आप लॉजिकल होंगे तो यहाँ पर ये मैथमेटिकल जो कहानी बताई गई है ये समझ में आ जाएगी। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर पृथ्वी को अब इस तरह से हम गोल गोल भी बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने इस तरह से पृथ्वी बना ली। ये पृथ्वी का जो मध्य बिंदु है, जो मध्य रेखा जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा ये वाली हो गई। तो जैसा कि अभी हमने पहले देखा था कि जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं ये दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ तक जा रही हैं, ये जा रही हैं 90 डिग्री तक। यानी उत्तरी गोलार्ध में भी 90 डिग्री तक जा रही है और दक्षिणी गोलार्ध में भी ये 90 डिग्री तक जा रही है। तो आपकी जो वास्तव में जो इक्वेटर लाइन है ये क्या है, इक्वेटर लाइन एक व्रत है, यानी इस तरह की एक व्रत है। और आपने क्लास 6 के मैथ में पढ़ा होगा व्रत की जो परिधि होती है उसका कोण कितना होता है, 360 अंश होता है। व्रत की परिधि का कोण 360 अंश होता है। तो चूंकि ये जो परिधि है इसका कोण 360 अंश है, तो यहाँ से जो सबसे आखिरी उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी जो यहाँ से जो सबसे आखिरी वाला जो अक्षांश है उसकी दूरी अगर हम देखें तो उसकी दूरी जो है इसकी तुलना में कितनी पड़ रही है, उसकी पड़ रही है 1/4 भाग। ये बात यहाँ पे बोली गई है कि विषुवत व्रत से दोनों में से किसी भी ध्रुव की दूरी पृथ्वी की परिधि का, ये पृथ्वी की जो गोल गोल ये परिधि है, ठीक है,
इसका 1/4 भाग होती है। तो यहाँ पे बताया गया है, देखिए जब आप यहाँ पर 360 अंश में 90 का भाग देंगे तो आप पाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है, यानी ये 1/4 भाग निकल कर आ जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ है, दूसरे शब्दों में यह 360 अंश के 1/4 भाग अर्थात 90 अंश की माप है। तो यहाँ पर आपको गणितीय रूप से संकल्पना समझ में आ गई होगी। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार विषुववृत्त के उत्तर में सभी अक्षांश जो हैं उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं और दक्षिण के सभी अक्षांश जो होते हैं वो दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी उत्तर में मौजूद जो भी अक्षांश होंगे उन सबको हम उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में जो अक्षांश मौजूद हैं उन सबको हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। यहाँ पर और अच्छे से क्लियर किया गया है। देखिए ये आपका इक्वेटर लाइन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इक्वेटर लाइन आपकी आ रही है। तो इक्वेटर लाइन से उत्तरी गोलार्ध में यानी ऊपर की तरफ दक्षिणी गोलार्ध में प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर आपकी अक्षांश रेखाएं इस तरह से खींची गई हैं, ड्रॉ की गई हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, इस तरह से खींची गई हैं, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख भी पा रहे हैं। और ये कहाँ तक जा रही हैं, ये जा रही हैं 90 डिग्री तक, दोनों तरफ ये 90 डिग्री तक जा रही हैं, ठीक है। अब देखिए आप ये पाएंगे जो पृथ्वी के बीचों बीच में जो व्रत है, इसको हम भूमध्य व्रत या विषुवत व्रत कहते हैं, ये काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि बीचों बीच में है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं इस तरह से हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो आप पाएंगे जो व्रत की जो लंबाई है वो कम होती जाती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में, जहाँ पर ये जो व्रत है ये वास्तव में बिंदु के रूप में रह जाता है, और ये होता है उत्तरी ध्रुव पर। खास करके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है ये वास्तव में बिंदु के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर अक्षांश व्रत जो है एक गोल आकृति के रूप में नहीं, व्रत के रूप में नहीं, बल्कि बिंदु के रूप में रह जाता है। तो ये बात यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, और अभी मैं आपको और स्पष्ट करूंगा तो चीजें और अच्छे से आपको समझ में आएंगी। अब देखें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल यहाँ पर देने का रीजन ये है कि ताकि आप जो अक्षांश लिखते समय गलतियां करते हैं वो गलतियां ना दोहराएं। यहाँ पर बताया गया है, उदाहरण के लिए भारत के केरल राज्य में स्थित एर्नाकुलम और अफ्रीका के तंजानिया में स्थित लिंडी नगर, ये दोनों ही 10 डिग्री अक्षांश व्रतों पर स्थित हैं। यानी कि भारत में केरल राज्य में एर्नाकुलम और तंजानिया में जो लिंडी नगर है ये दोनों 10 डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं। तो सबसे पहले तो आप पृथ्वी का जो 2 आयामी रूप है, यानी पृथ्वी को मैंने यहाँ पर 2D इमेज के रूप में आपके सामने लगाया हुआ है, मैप के रूप में आपके सामने लगाया हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ये जो इक्वेटर लाइन है ये 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। भारत की स्थिति यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपका भारत है। तो भारत जो है विषुवत व्रत के ऊपर पड़ता है, यानी भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत में केरल से जो अक्षांश यहाँ से जा रहा होगा एर्नाकुलम से, वो अक्षांश 10 डिग्री नॉर्थ वाला होगा, उत्तरी वाला होगा। वहीं तंजानिया का लिंडी नगर यहाँ पर कहीं पड़ता है, इस साइड में पड़ता है। तो यहाँ से जो अक्षांश जा रहा होगा वो जा रहा होगा 10 डिग्री दक्षिणी वाला। तो हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, कभी भी आप किसी नगर के साथ उसका अक्षांश लिखेंगे तो उत्तरी और दक्षिणी लिखना नहीं भूलेंगे, नॉर्थ और साउथ लिखना नहीं भूलेंगे। अगर आप नॉर्थ या साउथ नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि वो नॉर्थ में पढ़ रहा है या साउथ में पढ़ रहा है। तो हमेशा जब भी आप अक्षांश लिखेंगे उसके साथ आप उत्तर या दक्षिण लिख देंगे, जिससे कि एग्जामिनर पता कर पाएगा कि ये इक्वेटर लाइन के उत्तर में पढ़ रहा है या इक्वेटर लाइन के दक्षिण में पढ़ रहा है। ये बात आपको खास करके ध्यान रखनी है। तो ये बात यहाँ पर उदाहरण के रूप में बताई गई है। यहाँ पर मैंने अक्षांश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखे हैं और उन तथ्यों के माध्यम से आपको अक्षांश का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट रखने का रीजन ये था कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, उनको अक्षांश की जो गणितीय संकल्पना है शायद समझ में नहीं आई हो, तो उनको सरल रूप में यहाँ से हम समझा सकते हैं। देखिए अक्षांश रेखाओं की बात करें तो अक्षांश रेखाएं उत्तर या दक्षिणी गोलार्ध में प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि ये जो आपका है उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका जो है दक्षिणी गोलार्ध है। तो अक्षांश रेखाएं विषुवत व्रत आपका जो इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री, इससे 1 डिग्री के अंतराल पर ये खींची गई हैं। तो ये उत्तरी ध्रुव में कहाँ तक जाती हैं, 90 डिग्री तक जाती हैं, और दक्षिणी ध्रुव में कहाँ तक जाती हैं, 90 डिग्री तक जाती हैं। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 90 है। दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं कितनी है, कुल 90 है। तो पृथ्वी पर टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई, पृथ्वी पर विषुवत रेखा को मिलाकर कुल अक्षांश रेखाएं आपकी 181 अक्षांश रेखाएं हैं। ये आपको भूलना नहीं है। विषुवत व्रत भी एक अक्षांश रेखा ही है। विषुवत व्रत जो 0 डिग्री अक्षांश है ये भी एक अक्षांश रेखा ही है। तो जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो इन सबको कैलकुलेट करेंगे, 90 डिग्री 90 अक्षांश रेखाएं आपकी उत्तरी गोलार्ध में है, 90 आपकी दक्षिणी गोलार्ध में है और एक आपकी विषुवत रेखा हो गई। तो ऐसे करके आपकी कुल
181 अक्षांश रेखाएं हैं। ये प्रश्न कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है कि टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो आप ये बता पाएंगे। अभी जैसा कि मैंने आपको पिछले इमेज में बताया था कि सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है वो आपकी कौन सी है, इक्वेटर लाइन वाली है। विषुवत वृत्त वाली रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री वाली। और सबसे छोटी कौन सी है, वो 90 डिग्री वाली है। देखिए, आप कोई अपने हाथ में गेंद लीजिए और गेंद पर आप ऐसे ऐसे करके गोला करते जाइए, तो आप ये पाएंगे एक पॉइंट के बाद जब आप ऊपर पहुंचेंगे, बिल्कुल उत्तरी ध्रुव पर पहुंचेंगे गेंद के, तो वहां पर क्या होगा, वहां पे गोला नहीं बनेगा बल्कि बिंदु रह जाएगा। तो सबसे छोटी जो अक्षांश रेखा होगी कौन सी होगी, वो 90 डिग्री वाली होगी। तो ऐसे करके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे छोटी जो अक्षांश रेखा होगी वो दोनों गोलार्ध में 90 डिग्री वाली होगी और सबसे लंबी वाली कौन सी होगी, 0 डिग्री वाली होगी। यहां पर मैंने भारत का अक्षांशी विस्तार भी बताया है। भारत का जो अक्षांशी विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत का अक्षांशी विस्तार है। हालांकि आपको मैंने क्लास 9th और क्लास 11th की जो ज्योग्राफी पढ़ाई है वहां पर ये सब चीजें बताई हैं, लेकिन मैंने फिर से रिपीट यहां पर कर दिया है कि भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत का अक्षांशी विस्तार है। अब देखिए यहां पर एक चीज और है, जो 2 अक्षांश रेखाएं हैं ऐसे करके, इस तरह से जो अक्षांश रेखाएं आपकी खींची गई हैं, ठीक है, प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर ये अक्षांश रेखाएं मौजूद हैं दोनों गोलार्ध में। इन 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। ये दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये दूरी ध्रुव के पास बढ़ जाती है और विषुवत वृत्त के पास हल्की सी कम हो जाती है, ज़्यादा अंतर नहीं है, दशमलव में ही अंतर है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी है, मध्य का जो गैप है वो कितना है, 111 किलोमीटर का है। ये आपको ध्यान रखना है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध या जोन कहते हैं। यानी जो 2 अक्षांश रेखाएं हैं, इस तरह से जो दो अक्षांश रेखाएं जो खींची गई हैं इस तरह से, इनके बीच की ये वाली जो दूरी है इसको कटिबंध कहते हैं, कटिबंध या जोन कहते हैं। यहाँ पे फिर से वही रिपीट किया गया है कि जो आपका 90 डिग्री अक्षांश है, जो कि उत्तरी ध्रुव वाला अक्षांश ये वाला, और दक्षिणी ध्रुव वाला जो अक्षांश है ये क्या है, ये वृत्त नहीं है, यानी ये वृत्त के आकार में नहीं है बल्कि ये बिंदु के आकार में है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 90 डिग्री अक्षांश रेखा को छोड़कर प्रत्येक अक्षांश रेखा संपूर्ण वृत्त होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका अक्षांश से रिलेटेड कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ प्रमुख अक्षांश वृत्त बताए गए हैं कि कुछ प्रमुख अक्षांश वृत्त हैं जो माने गए हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश वृत्तों में सबसे बड़ा जो वृत्त है वो विषुवत वृत्त है, जो कि सबसे बड़ा है। इक्वेटर लाइन जो अक्षांश वृत्त है ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है, तो डायग्राम मैंने खींच दिया यहाँ पर। ये आपका क्या है, आपका इक्वेटर लाइन वाला यानी विषुवत रेखा वाला अक्षांश वृत्त है, 0 डिग्री वाला है, ठीक है। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में एक वृत्त और खींचा गया है जिसका नाम है कर्क वृत्त, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आप देख पा रहे हैं, ये सब काल्पनिक वृत्त हैं, ध्यान देना, ये सब काल्पनिक वृत्त हैं, वास्तविकता में नहीं है पृथ्वी पर। ये हमने अपनी सुविधा के लिए, किसी दूरी को ज्ञात करने के लिए हमने ये मान लिए हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश वृत्त है उसको कर्क वृत्त या कर्क रेखा बोला जाता है। तो कर्क वृत्त उत्तरी गोलार्ध में एक महत्वपूर्ण अक्षांश वृत्त है और यह विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री उत्तरी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी की कोणीय दूरी पर है। भारत की बात करें तो भारत में कर्क वृत्त हमारे देश के लगभग बीचों बीच से पूर्व से पश्चिम दिशा में है, यानी भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क वृत्त गुजर रहा है। इसके बाद कर्क वृत्त के बाद बात करते हैं मकर वृत्त की। यानी मकर वृत्त जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी है, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित जो 23.5 डिग्री दक्षिणी वृत्त है इसको मकर वृत्त या मकर रेखा बोला जाता है। तो यह कर्क वृत्त के समान ही है, लेकिन ये कहां पर है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। इसके अलावा और 2 वृत्त और हैं। एक वृत्त है आपका आर्कटिक वृत्त, ये वाला, इसे आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। इस तरह से थोड़ा सा मैंने ऊपर तक खींच दिया है, ऊपर तक नहीं है, ये नीचे तक ही है। यहाँ पे मैं फिर से बना दे रहा हूं, देखिए ये ऊपर तक नहीं है, ये यहां तक आ रहा है केवल इस तरह से, ठीक है, ऊपर तक नहीं है ये। तो ये जो आर्कटिक वृत्त है, तो बताया गया है आर्कटिक वृत्त विषुवत वृत्त के उत्तर में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की दूरी पर है। यानी ये जो आर्कटिक वृत्त है ये 66.5 डिग्री 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ की अक्षांशी दूरी पर स्थित है, इसे आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। वहीं अंटार्कटिक वृत्त कहां पर है, ये नीचे की तरफ है, दक्षिणी गोलार्ध में है। ये आपका अंटार्कटिक सर्कल है,
जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसका कितना है 66.5 डिग्री दक्षिणी, आर्कटिक वृत्त के समान है, लेकिन ये दक्षिणी गोलार्ध में है। तो आपको हमेशा दो बातें ध्यान रखनी है, जब भी आप अक्षांश रेखा लिखेंगे तो उसका उत्तरी और दक्षिणी जो है वो लिखना नहीं भूलेंगे। अगर आप उत्तर या दक्षिण नहीं लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वास्तव में पड़ेगा कहां पर। तो आपको हमेशा उत्तर या दक्षिण लिखना होगा। अब देखिए, अक्षांश रेखा का जो इस्तेमाल है वो वास्तव में ताप कटिबंध को जानने में करते हैं कि पृथ्वी पर कौन कौन से ताप कटिबंध की पेटियां हैं, उनको जानने में हम अक्षांश रेखा का इस्तेमाल करते हैं। तो पृथ्वी के ताप कटिबंध आ गए। पृथ्वी के ताप कटिबंधों का संबंध जो है अक्षांश व्रतों से है। तो सबसे पहले बात करते हैं उष्ण कटिबंध की। उष्ण का मतलब जैसा कि आप नाम से ही यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, उष्ण का मतलब होता है गर्म। तो जो आपका कर्क व्रत है ये 13.5 डिग्री उत्तरी, और जो मकर व्रत है 13.5 डिग्री दक्षिणी। तो इन दोनों के बीच का जो ये वाला क्षेत्र है, ऐसे करके मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, यहां पर इनके सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का यानी कि दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है। यानी कहने का मतलब ये है, जो आपका कर्क व्रत और मकर व्रत के बीच का जो क्षेत्र है, यहां पर वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य जो है ठीक सिर के ऊपर होता है, दोपहर के समय ठीक सिर के ऊपर होता है। इसलिए इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। यानी ये क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र है, अधिक गर्मी ये अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इसी वजह से इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए उष्ण कटिबंध कहां से कहां तक पड़ता है, तो आप बता पाएंगे उष्ण कटिबंध जो है कर्क व्रत और मकर व्रत के बीच में स्थित है। तो कर्क व्रत कितना है 13.5 डिग्री उत्तरी को कर्क व्रत और 13.5 डिग्री दक्षिणी को मकर व्रत कहते हैं। तो इनके बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध बोला जाता है। तो यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात आती है शीतोष्ण कटिबंध की। जैसा कि आपको यहां पर नाम से समझ में आ रहा होगा, शीत का मतलब होता है ठंडा। तो यहां पर आप देखेंगे 13.5 डिग्री उत्तरी जो आपका कर्क व्रत है उत्तरी गोलार्ध में, और 66.5 डिग्री उत्तरी यानी कि जो आपका आर्कटिक व्रत है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक ऐसे ही 13.5 डिग्री दक्षिणी व्रत यानी कि जो आपका मकर व्रत है दक्षिणी गोलार्ध में, और 66.5 डिग्री दक्षिणी व्रत यानी जो आपका दक्षिणी ध्रुव व्रत यानी अंटार्कटिक व्रत है। इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है उसको शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क व्रत और आर्कटिक व्रत के बीच तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर व्रत और अंटार्कटिक व्रत के बीच मध्याह्न का यानी दोपहर का सूर्य कभी भी ठीक सिर के ऊपर नहीं चमकता है, क्योंकि ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणों का कोण घटता जाता है। देखिए, अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है। तो झुकी होने की वजह से पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं पड़ती हैं। ये जो आपका जो बीच का उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है, यहाँ पर तो सीधी पड़ती हैं, लेकिन बाद बाकी स्थानों पर ये तिरछी पड़ती हैं। तो तिरछी पड़ने की वजह से इन स्थानों पर सूर्य की जो ऊष्मा है कम प्राप्त होती है। तो इसी वजह से ये क्षेत्र ठंडे क्षेत्र बोले जाते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि मध्याह्न का सूर्य कभी भी ठीक सिर के ऊपर नहीं चमकता है, क्योंकि ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणों का कोण घटता जाता है। इसलिए यहाँ न अधिक सर्दी होती है और न अधिक गर्मी होती है। इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, यानी इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। देखिए, यहां पर मैं बनाना भूल गया, शीतोष्ण कटिबंध यानी ये वाला क्षेत्र है, दोनों तरफ, इस तरफ भी दोनों गोलार्ध में मैंने शीतोष्ण कटिबंध को नोट कर दिया है। कहां से कहां तक का है, ये आपका शीतोष्ण कटिबंध वाला है। ये जो क्षेत्र है आपका शीतोष्ण कटिबंध वाला है, ठीक है। इसके बाद बात आती है शीत कटिबंध की, बिल्कुल ठंडा क्षेत्र, बिल्कुल बर्फ से जमा हुआ क्षेत्र जो है, ये कहां से कहां तक है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक व्रत और उत्तरी ध्रुव, यानी ऊपर वाला पॉइंट क्या है उत्तरी ध्रुव का है, और ये जो है ये बिंदु आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये आपका आर्कटिक व्रत है, 66.5 डिग्री उत्तरी आर्कटिक व्रत है। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक व्रत, दक्षिणी गोलार्ध में जो आपका अंटार्कटिक व्रत है ये वाला, और दक्षिणी ध्रुव के बीच। तो ये क्षेत्र बहुत ठंडे हैं, ये बहुत ठंडे हैं। इसका कारण बताया गया, कारण ये है कि यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं जा पाता। यहाँ पर जो है इनकी धरातल जो है, इन धरातल के ऊपर कभी भी सूर्य नहीं पहुंच पाता है। सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं। इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम मात्रा में सूर्य की ऊष्मा प्राप्त हो पाती है। इसी वजह से इसे शीत कटिबंध या ठंडा क्षेत्र या बर्फ से जमा हुआ क्षेत्र कहा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो हिस्सा है दोनों गोलार्ध में, मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, ये शीत कटिबंध बोला जाता है। तो ऐसे करके आपने तीनों कटिबंध देख ली हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, और तीनों के बारे में आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया कि कहाँ कहाँ पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम लोग देशांतर की। देखिए, किसी स्थान की
स्थिति को बताने के लिए केवल अक्षांश ही पर्याप्त नहीं है। अक्षांश के माध्यम से हमें उस स्थान के गोलार्ध का तो पता चल जाता है कि वह स्थान उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है या दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, ये तो पता चल जाता है, लेकिन हमें उसकी वास्तविक स्थिति पता नहीं चल पाती है कि वह पूर्व में पड़ेगा या पश्चिम में पड़ेगा, यानी वह किसी स्थान के संदर्भ में पूर्व में है या पश्चिम में है। ये अगर हमें जानना है तो हमें देशांतर रेखाओं को जानना होगा। आपकी किताब में एक उदाहरण दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है पाकिस्तान के हैदराबाद का और भारत के प्रयागराज का। आपकी किताब में बताया गया है कि पाकिस्तान का जो हैदराबाद है और भारत का जो प्रयागराज है, ये दोनों ही एक गोलार्ध 25 डिग्री 25 मिनट पर अवस्थित हैं। लेकिन इनकी वास्तविकता बताने के लिए हमें देशांतर की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम बता पाएंगे कि भारत के प्रयागराज के संदर्भ में पाकिस्तान का हैदराबाद पश्चिम में पड़ेगा और हैदराबाद के संदर्भ में भारत का जो प्रयागराज है ये हैदराबाद के पूर्व में पड़ेगा, ये हम बता पाएंगे। तो देशांतर क्या है? देशांतर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली संदर्भ रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पृथ्वी पर केवल 2 बिंदु नियत हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव, दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। इसी वजह से इन्हें आधारभूत संदर्भ बिंदु कहा जाता है। तो देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, इस तरह से ये रेखाएं मिलाती हैं। देखिए, अक्षांश रेखाओं की तरह इनके बीच की भी दूरी भी हम लोग अंशों में नापते हैं और प्रत्येक अंश को पौने मिनट और सेकंड में विभाजित किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक खास अंतर है अक्षांश और देशांतर में। जैसा कि आपने देखा था, अक्षांश रेखाएं पूरा का पूरा एक वृत्त के रूप में हैं, वहीं आपकी देशांतर रेखाएं जो है अर्धवृत्ताकार हैं, यानी अर्धवृत्त के रूप में हैं। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, ये अर्धवृत्त के रूप में है। देशांतर रेखाओं की बात करें तो देखिए, इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर क्रम से कम होती जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनके बीच की दूरी यहाँ पर बीच में यानी कि भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, ध्रुवों की ओर पर जाने पर इनकी दूरी जो है बिल्कुल कम होती जा रही है, एक बिंदु के रूप में सिमट जाती है। इन ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। आगे यहाँ बताया गया है, अक्षांश वृत्तों के विपरीत देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। जैसा कि हमने बताया था कि अक्षांश रेखाएं छोटी और बड़ी होती हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा आपकी 0 डिग्री है, यानी विषुवत रेखा है, और सबसे छोटी जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाली 90 डिग्री वाली है। जबकि देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है, चूंकि ये अर्धवृत्त है, तो इनकी लंबाई जो है बराबर है। चाहे कोई भी आप देशांतर रेखा उठा लें, सबकी लंबाई बराबर होती है। देशांतर रेखाओं की गणना में सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि लंदन के ग्रीनिच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए। इसी वजह से इसे प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पृथ्वी गोल है और गोल होने की वजह से दिक्कत ये थी कि कौन से देशांतर को 0 डिग्री माना जाए। तो सभी देशों के वैज्ञानिक इकट्ठा हुए और सभी देशों के वैज्ञानिकों ने सर्वसम्मति से 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसको माना। और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये लंदन के ग्रीनिच या ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा माना और इसी को ध्यान में रखकर किसी स्थान के समय को निर्धारित किया जाता है। तो बताया गया है कि इससे हम 180 अंश पूर्व तथा 180 अंश पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपकी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, प्रधान याम्योत्तर है, इसके पूर्व में जो 180 तक जो रेखाएं जा रही हैं, ये पूर्व वाली बोली जाती हैं। इसके इधर जो जा रही हैं रेखाएं पश्चिम में, वो पश्चिम वाली बोली जाती हैं। यानी इससे हम 180 अंश पूर्व तथा 180 अंश पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। तो यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। अब देखिए, देशांतर रेखाएं भी जो हैं, देशांतर रेखाएं प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। जैसे आपकी अक्षांश रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं, ठीक वैसे ही देशांतर रेखाएं भी 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। अब देखिए, थोड़ा सा पृथ्वी के घूर्णन पर जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पृथ्वी अपना घूर्णन जो है 24 घंटे में पूरा करती है और पृथ्वी को अपने अक्ष पर रोटेट होने में 24 घंटे का समय लगता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पृथ्वी की परिधि है, परिधि का कोण कितना होता है? 360 अंश होता है। यानी कहने का मतलब यह है, पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश रोटेट होती है। तो इसी वजह से कुल पृथ्वी में 360 देशांतर रेखाएं हैं। तो यहां तक स्पष्ट हो गया होगा 360 देशांतर रेखाएं क्यों हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वृत्त की जो परिधि होती है उसका कोण कितना होता है? 360 अंश होता है। तो पृथ्वी की जो परिधि है, तो परिधि के अकॉर्डिंग यहां पर 360 रेखाएं खींची गई हैं। अब यहां पर एक चीज और है, 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है। यानी 0 डिग्री देशांतर जो है यहां पर आपके प्रधान याम्योत्तर है और इस साइड में, इसके पूर्व में जब आप जाएंगे इस साइड से,
इसके पश्चिम में जो जाएंगे आप इस साइड से, तो दोनों तरफ 180 तक आप जाएंगे। हालांकि जो 180 अंश वाली जो प्रधान याम्योत्तर रेखा के अपोजिट में जो रेखा है, ये दोनों रेखाएं एक ही हैं, यानी पश्चिम वाली भी एक ही है और पूर्व वाली भी एक ही है। तो यहाँ पर वही बताया गया है 180 अंश पूर्व तथा 180 अंश पश्चिम देशांतर, ये एक ही रेखा है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर सर्वाधिक है, यानी दो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है, इस तरह से जो दूरी है ये विषुवत वृत्त पर यानी इक्वेटर लाइन पर सर्वाधिक है। इक्वेटर लाइन पर यह दूरी कितनी है? 111.32 किलोमीटर है। वहीं ध्रुवों पर यह न्यूनतम हो जाती है, ध्रुवों पर बिल्कुल खत्म हो जाती है, ध्रुवों पर यह 0 किलोमीटर रह जाती है। अब यहां पे बताया गया है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गौर कहते हैं। जिस तरह से अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती थी उनको कटिबंध कहते थे, उसी तरह से दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है उसको गौर बोला जाता है। अब बात करते हैं देशांतर और समय की। देखिए, प्राचीन काल से ही लोग समय की गणना करने के लिए पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की चाल का प्रयोग करते थे। यानी प्राचीन काल से ही लोग सूर्य के आधार पर समय की गणना करते थे। सूर्य जो है नियमित रूप से उदय होता है और नियमित रूप से अस्त होता है। तो सूर्य जो है विश्व का सर्वोत्तम प्राकृतिक समय मापक है और लोग सूर्य के आधार पर स्थानीय समय की गणना करते हैं। यानी स्थानीय समय की गणना सूर्य की जो छाया है इससे की जा सकती है। देखिए, सूर्य की छाया दोपहर के समय में सबसे छोटी होती है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह सबसे अधिक लंबी होती है। किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं और इस समय को वहां का स्थानीय समय कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समय की गणना करने में यहाँ पर भी सूर्य की रोशनी का सहारा लिया गया है। जब ग्रीनिच की प्रधान मध्याह्न रेखा यानी जो 0 डिग्री याम्योत्तर है, इस पर सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होगा, तो इस देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर मध्याह्न यानी दोपहर होगा। इसलिए देशांतर रेखाओं को मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। यानी जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं इन्हें मध्याह्न रेखा कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है और 0 डिग्री देशांतर रेखा जिन जिन महाद्वीपों से, जिन जिन स्थानों से वो गुजरेगी, उन सभी स्थानों का समय एक जैसा ही होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लंदन पड़ रहा है, तो लंदन में अगर दोपहर के 12 बजे होंगे तो अफ्रीका में जो भी देश यहाँ पर पड़ रहे हैं 0 डिग्री याम्योत्तर पर, उन सब में 12 बजेंगे, उन सब में दोपहर हो रही होगी। तो ये बात यहाँ बताई गई है। एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय एक ही होता है। यहाँ पर आपको एक खास बात ये याद रखनी है कि एक देशांतर रेखा पर पड़ने वाले जितने भी स्थान हैं उन सबका स्थानीय समय एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा, बल्कि एक ही होगा। ठीक है, चूंकि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में रोटेट करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए ग्रीनिच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनिच समय से आगे होगा और पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होगा। देखिए, हम यहाँ पर बना लेते हैं सूर्य। इस तरह से हमने यहाँ पे सूर्य ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सर्वसम्मति से 0 डिग्री देशांतर को प्रधान याम्योत्तर माना है, प्रधान रेखा माना है। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, ये पश्चिम वाला हिस्सा हुआ, ये पूर्व वाला हिस्सा हुआ, पृथ्वी ऐसे रोटेट कर रही है, इस तरफ रोटेट कर रही है। तो पृथ्वी जब रोटेट करेगी तो सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी? इस साइड में तो पड़ेंगी, इधर ही तो पड़ेंगी किरणें। जैसे जैसे रोटेट होती जाएगी तो फिर इधर रोशनी आएगी, फिर पूर्व से पश्चिम की ओर रोशनी जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्राइम मेरिडियन है, प्रधान याम्योत्तर है, इसके पूर्व वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर समय आगे होगा और पश्चिम वाला जो हिस्सा है यहाँ पर समय पीछे होगा। थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है, चीज़ें आपको अपने माइंड में क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर 3D नहीं है, अगर 3D में इमेज होता और पृथ्वी रोटेट हो रही होती तो मैं समझा पाता। अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर लेंगे, अपने हाथ में बॉल लेकर एक साइड में टॉर्च रखिए, अपने हाथ में बॉल लीजिए और वहाँ पर आप प्राइम मेरिडियन यानी जो प्रधान याम्योत्तर रेखा है उसको ड्रॉ कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। हालांकि मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल हमने अपनी सुविधा के लिए समय की गणना करने के लिए विश्व भर के जो वैज्ञानिक है वो इकट्ठा हुए और सर्वसम्मति से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि पूरब का समय पहले आएगा या पश्चिम का बाद में आएगा, ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए मान लिया है। वैसे तो पृथ्वी संपूर्ण रूप से गोली तो है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए, स्थानीय समय को निर्धारित करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट अपनाया है। इस वजह से हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रधान याम्योत्तर के पूर्व वाला जो हिस्सा है यहाँ पर समय आगे होगा और पश्चिम वाला पीछे होगा। तो यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है। अभी मैंने आपको बताया था वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि का कोण होता है 360 अंश। और वृत्त की परिधि का मतलब पृथ्वी की जो परिधि है, तो पृथ्वी अपनी परिधि पूरा एक चक्कर लगाने में उसे 24 घंटे लगते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, पृथ्वी
24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करती है, यानी 24 घंटे में पृथ्वी जो है 360 अंश रोटेट हो जाती है, घूम जाती है। तो एक घंटे में कितना रोटेट होगी, तो निकाल लीजिए, एक घंटे में कितना होगी 360/24। ठीक है, इसको जब इससे काटेंगे तो आ जाएगा आपका 15 अंश, यानी पृथ्वी जो है एक घंटे में 15 अंश घूमेगी। अब एक घंटा जो है कितने के बराबर होता है, एक घंटा जो है 60 मिनट के बराबर होता है भाई, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो अब हम यहाँ पर निकालना चाहें कि एक अंश कितने मिनट में रोटेट होगी, पृथ्वी एक अंश कितने मिनट में रोटेट होगी, तो एक अंश रोटेशन बराबर कितना होगा, 60 में आप 15 का भाग दे देंगे, जो 15 अंश है, क्योंकि एक घंटे में पृथ्वी 15 अंश घूमती है। तो एक अंश में कितना रोटेट, एक अंश जो कितने मिनट में रोटेट होगी, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 60 मिनट में 15 का भाग दे देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 4 मिनट। यानी कहने का मतलब ये है, पृथ्वी को एक अंश या एक देशांतर घूमने में 4 मिनट लगते हैं। पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर में पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। ये गणितीय संकल्पना है, मैंने मैथमेटिकल रूप से भी आपको यहां पे बताया है और आपके माइंड में ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, ग्रीनिच का मतलब प्रधान याम्योत्तर रेखा, जो कि लंदन के ग्रीनिच से गुजर रही है, ये प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर रेखा इसको बोला गया है। जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, यानी कि यहां पर मान लीजिए ये आपकी 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर रेखा ग्रीनिच वाली रेखा है, इसके पूर्व में एक घंटा पहले वाला, यानी एक घंटा पहले का मतलब क्या है, यहां पर जो 15 डिग्री देशांतर पूर्व वाली जो रेखा है, तो यहां पर समय कितना होगा, यहां पर समय एक घंटा आगे होगा, यानी कि 15 गुणा 4। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का लगता है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो जो प्रधान याम्योत्तर रेखा है, इसके पूर्व में 15 डिग्री तक का जो देशांतर है, इनको पार करने में कितना समय लगेगा, 60 मिनट का लगेगा, यानी 1 घंटा लगेगा। यानी जिस समय ग्रीनिच पर 12 बजेंगे, ग्रीनिच वाली प्रधान याम्योत्तर रेखा पर यहाँ पर 12 बजे होंगे, उसी समय 15 डिग्री देशांतर रेखा पर कितना बजा होगा, यहाँ पर 1 बजा होगा, यहाँ पर 1 बजेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 अंश पश्चिम, चूंकि आपको पता ही है पृथ्वी पश्चिम से पूरब में रोटेशन करती है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये रोटेट करेगी तो वैसे वैसे क्या है, समय आगे बढ़ता जाएगा। तो इसके पीछे, यानी ये तो पूरब की बात होगी, ग्रीनिच के पूरब की बात होगी। अब ग्रीनिच के पश्चिम में समय क्या होगा, देखिए ग्रीनिच के पश्चिम में 1 घंटा कम समय होगा, क्योंकि आप यहाँ पे इसे घटा देंगे। ठीक है, तो ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी कि वहां सुबह के 11 बजे होंगे। तो यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उसी समय 180 अंश पर मध्य रात्रि होगी। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, मध्य रात्रि क्यों होगी, मैंने आपको पूरी गणना बता दी है। तो वहां पर क्या है, वहां पे मध्य रात्रि होगी, यानी जिस समय यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश, जो 0 डिग्री देशांतर जो है प्रधान याम्योत्तर है, यहाँ पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उसी समय इसके ठीक अपोजिट में जो 180 अंश देशांतर रेखा है, उस पर रात के 12 बज रहे होंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके समझाया गया है। अब बात करते हैं मानक समय की। देखिए दुनिया भर के तमाम देशों ने अपना मानक समय प्रधान याम्योत्तर को देखकर डिसाइड किया है कि उनका मानक समय क्या होगा। अगर आप भारत का मैप उठाते हैं, हालांकि मैंने क्लास 9th के ज्योग्राफी में, क्लास 11 की ज्योग्राफी में आपको भारत के अक्षांश और देशांतरी विस्तार के बारे में अच्छे से बताया है, तो मैप में आप पाएंगे कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के बीच में है। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के बीच में है। लगभग 30 डिग्री का देशांतरी विस्तार भारत का है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है। ये पश्चिम दिशा हो गई और ये पूरब दिशा हो गई। इस तरफ से इस तरफ घूर्णन करती है। तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य की सबसे पहले जो रोशनी मिलेगी, सूर्योदय सबसे पहले भारत में कहाँ पर होगा, सबसे पहले सूर्योदय होगा इस रीजन में, इस वाले रीजन में, असम वाले रीजन में, जो असम राज्य के डिब्रूगढ़ है, यहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होगा। असम या अरुणाचल रीजन सबसे पहले सूर्योदय होगा और लगभग 2 घंटे बाद सूर्योदय होगा आपके गुजरात के द्वारका में। तो ऐसे में समय की विसंगति होगी, बिल्कुल होगी समय की विसंगति। भाई यहाँ पर सुबह जल्दी हो रही है, यहाँ पर सुबह बाद में हो रही है, तो ऐसे में समय में दिक्कत होगी, समय की विसंगति होगी। तो इस समय की विसंगति से बचने के लिए क्या है, भारत के वैज्ञानिकों ने इसका एक मध्यम रास्ता निकाला है, एक बीच का रास्ता निकाला है। उन्होंने क्या किया, ना तो उन्होंने
असम वाला समय लिया, ना ही उन्होंने गुजरात वाला समय लिया। उन्होंने बिल्कुल बीच में एक मानक याम्योत्तर रेखा डाल दी, 82.5 अंश पूरब को मानक याम्योत्तर भारत की रेखा मान लिया। और इसका जो समय होगा, इस पर जो समय हो रहा होगा, वही समय अरुणाचल और असम वाले रीजन पर भी अप्लाई होगा, और वही समय जो है यहाँ पर आपके गुजरात वाले रीजन पर भी अप्लाई होगा। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये वाला है। तो बताया गया है हमारे देश में गुजरात राज्य के द्वारका नगर और असम राज्य के डिब्रूगढ़ नगर के स्थानीय समयों में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसलिए भारत में 82.5 अंश पूरब यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूरब देशांतर रेखा को यहाँ की मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। यानी यहाँ का जो समय है वही समय आपके अरुणाचल पूर्वोत्तर राज्यों में लागू होगा, और वही समय आपके जो आपका पश्चिम में गुजरात राज्य है वहाँ पर लागू होगा। इस देशांतर रेखा के स्थानीय समय को सारे देश का मानक समय माना जाता है। इसको भारतीय मानक समय कहते हैं। अब जैसे यहाँ बताया गया कि भारत का जो मानक समय है ये लंदन के ग्रीनविच के जो प्राइम मेरिडियन है उससे कितना आगे है, उससे हमारा समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यानी भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 अंश यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है, और यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगर आप इसको गणितीय रूप से करेंगे तो आप पाएंगे कि भारत का समय जो है, जो लंदन के ग्रीनविच से जो रेखा गुजर रही है, प्रधान याम्योत्तर रेखा गुजर रही है, उससे हमारा समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है, क्योंकि भारत की स्थिति जो है प्रधान याम्योत्तर की तुलना में पूरब में पड़ रही है। और हमारा जो देशांतरी विस्तार है, देशांतरी विस्तार में हमने 82.5 अंश को अपना प्रधान या मानक याम्योत्तर माना है। तो हमारा जो मानक याम्योत्तर का समय है वो लंदन के ग्रीनविच वाले समय से 5.5 घंटा आगे है। अब यहाँ पर मैं आपको 2D इमेज आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो ग्रीनविच रेखा है ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है, और भारत का ये है, भारत यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ का जो देशांतरी विस्तार आप पाएंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रीनविच के पूर्व में ये ईस्ट में जो स्थित पड़ रहे हैं, यहाँ का समय आगे चलेगा और यहाँ का समय वेस्ट वालों का पीछे चलेगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? सूर्योदय इस साइड में होगा। जैसे जैसे पृथ्वी रोटेट करती जाएगी वैसे वैसे सूर्य की किरणें आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है, वैसे वैसे आगे भी समय बदलता जाएगा। तो यहाँ पर आप ये पाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत पड़ रहा है यहाँ तक, तो यहाँ तक जो आपका अक्षांश है 82.5 डिग्री हमने माना है, प्रधान मानक याम्योत्तर भारत का माना है, ये 5.5 घंटा आगे है। तो यहाँ तक बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। चाहे आप मैथमेटिकल रूप से सॉल्व कर लीजिए तो आप निकाल पाएंगे इसको। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की, इंटरनेशनल डेट लाइन की, कि अंतर्राष्ट्रीय तिथियां कैसे बदलती हैं, कैसे जो तारीख है ये बदलती है। तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी पर समय के निर्धारण के लिए एक काल्पनिक रेखा जो प्रशांत महासागर के मध्य 180 अंश देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। यानी 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। आप यहाँ पर मैप पर देख पा रहे होंगे जो 180 अंश देशांतर रेखा है, ये आपकी 180 अंश देशांतर रेखा है। और जैसा कि हमने पहले स्पष्ट कर दिया था, 180 अंश पूरब और पश्चिम देशांतर जो है एक ही रेखा पर है, ये दोनों एक ही रेखा है, ठीक है। तो 180 अंश देशांतर रेखा जैसे अन्य जो देशांतर रेखा है एकदम बिल्कुल सही है, अर्धवृत्त के रूप में, पूरी तरह से अर्धवृत्त के रूप में है। वहीं जो आपकी 180 अंश वाली देशांतर रेखा है ये पूरी तरह से अर्धवृत्त नहीं है, इसको जगह जगह से मोड़ा गया है। जैसे आप यहीं पर देख पा रहे हैं, इस तरह से ये मोड़ी गई है, देख पा रहे हैं आप, ये मोड़ी गई है। तो मोड़ने का रीजन क्या है? देखिए मोड़ने का रीजन ये है कि 1884 में वाशिंगटन में सभी देशों की सहमति से एक बैठक हुई थी। उस बैठक में फैसला लिया गया था, क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद जो महाद्वीप वगैरह हैं, तो महाद्वीपों पर अलग अलग देशों के क्षेत्राधिकार हैं। अब जैसे रसिया की बात कर लें, अब जैसे मान लीजिए ये रेखा कुछ इस तरह से आ रही होती, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही होती, ऐसे करके कुछ इस तरह से रेखा ही आ रही होती, स्ट्रेट आ रही होती, तो क्या होता, रसिया के एक क्षेत्र में तारीख पहले आ जाती और बाद में तारीख बाद में आती। तो ऐसे करके रसिया के क्षेत्र में यानी रूस के क्षेत्रों में तारीखों को लेकर विसंगति होती। ठीक ऐसे ही प्रशांत महासागर के बीच में जो छोटे छोटे द्वीप पड़ते हैं, द्वीपीय देश पड़ते हैं, उनके जो क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र हैं, वो यहाँ पे कुछ क्षेत्र जो है इस 180 अंश वाली देशांतर रेखा के आगे पड़ रहे हैं, कुछ पीछे पड़ रहे हैं। तो मान लीजिए कुछ क्षेत्रों में क्या है, तारीख पहले बदल गई, कुछ में बाद में बदल रही है। तो ऐसे करके वहाँ के लोगों को दिक्कत होती है, वहाँ के लोगों को समय को समझने में दिक्कत होती। तो 1884 में जो वाशिंगटन में मीटिंग हुई, उस मीटिंग के जरिए इस 180 अंश वाली देशांतर रेखा को हल्का सा तिरछा कर दिया गया, ताकि जितने भी यहाँ पर देश, जितने भी टेरिटरी पड़ रहे हैं, उन सभी में तारीख एक साथ बदले, जिससे कि तारीख में विसंगति ना हो। इसीलिए 180 अंश वाली जो देशांतर रेखा है भी बिल्कुल सीधी नहीं है। तो यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई होगी। तो बताया गया है इस रेखा का निर्धारण सन 1884 में वाशिंगटन में संपन्न हुए सम्मेलन में किया गया।
ठीक है। अब यहाँ पे वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि 180 अंश देशांतर से पूर्व दिशा की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है, जबकि पश्चिम दिशा की ओर जाने पर एक दिन जोड़ना पड़ता है। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हम तारीख स्टार्ट करते हैं 180 अंश से। ये आपका सूर्य है, ठीक है, पृथ्वी रोटेट हो रही है। तो मान लीजिए जब यहाँ पर 5 तारीख होगी, जब यहाँ पर पूरब में ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 5 तारीख होगी, उसी समय वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 4 तारीख होगी। यहाँ तक बात स्पष्ट हो जाएगी आपको। जब यहाँ पे 5 तारीख होगी तभी यहाँ पर 4 तारीख होगी। और ये 5 तारीख कब होगी? जब ये पूरा रोटेट हो जाएगा। रोटेट होते समय जब ये पहुंचेगा कहाँ पर? प्रधान यामी तरफ पहुंचेगा, तब यहाँ पर आपका जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, यानी जो पश्चिमी गोलार्ध वाला रीजन है, यहाँ पे तारीख बदलेगी। तो यहाँ पे वही बताया गया है 180 अंश देशांतर से पूर्व दिशा की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है, जबकि पश्चिम दिशा की ओर जाने पर एक दिन जोड़ना पड़ता है। यानी इसके पश्चिम दिशा में जब आप जाएंगे, देखिए यहाँ पर ये इसका पूरब ये बनना है, ठीक है, ये इसका पश्चिम ये बनना है। अब देखिए कई बच्चे क्या होते हैं, पूरा पश्चिम को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार मुझे पश्चिम बंगाल को लेकर गालियां पड़ी। तो आज मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाऊंगा कि पश्चिम पूरब का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है क्या। अब मान लीजिए 3 ऑब्जेक्ट हैं, एक ए बॉक्स है, बी बॉक्स है और सी बॉक्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि सी किसके पूरब में है, तो आप बता देंगे सी जो है बी के पूरब में है। और आपसे पूछा जाए कि बी किसके पूरब में, तो आप बता देंगे बी जो है ए के पूरब में है या नहीं है। लेकिन वास्तविकता में क्या ये पूरब में है, पूर्व पश्चिम में है? नहीं है भाई। गोला, किसी गोले पर ये पूर्व पश्चिम होगा ही नहीं, ये काल्पनिक है। ऐसे अगर आप देखेंगे पूरब में, तो पूरब में आपका फिर बी भी हो जाएगा, ए भी पूरब में होगा किसी ना किसी के, ठीक है। तो ऐसे करके बी आपका यहाँ पर देख रहे हैं, बी ए के संदर्भ में पूरब में है, वहीं सी के संदर्भ में बी क्या बन जाएगा? पश्चिम में बन जाएगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने पूर्व पश्चिम ऐसे बताया था, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। कुछ अलग नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट है कि कोई स्थान या कोई व्यक्ति किसी स्थान के संदर्भ में पूर्व में भी हो सकता है, किसी स्थान के संदर्भ में वो पश्चिम में भी हो सकता है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में अगर क्लियर रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। और आप इसमें उलझ जाएंगे, सर पूर्व पश्चिम का कॉन्सेप्ट क्या है? अभी आप कह रहे हो ये पूर्व में पड़ रहा है, ये पश्चिम में पड़ रहा है, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो जैसे जैसे आप पृथ्वी को रोटेट करेंगे और रोटेट के अकॉर्डिंग अगर आप पाएंगे तो आप चीज़ों को समझ जाएंगे। यानी पृथ्वी को अपने दिमाग में रोटेट कीजिए कि पृथ्वी रोटेट हो रही है। तो रोटेट होने का मतलब क्या है? जैसे ही ये वाला हिस्सा सूर्य के सामने आएगा, ठीक है, यहाँ पे तारीख चेंज हो जाएगी, यहाँ पे तारीख 5 की जगह 6 हो जाएगी और यहाँ पे तारीख कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके अगर आप काल्पनिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और आप इस चीज़ को और ज़्यादा जटिल बनाएंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ तक मैंने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये भी आपको क्लियर कर दी है। अब यहाँ पर अक्षांश और देशांतर में अंतर क्या है, की डिफरेंस क्या है, ये भी जान लीजिए। देखिए जो आपका विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर अक्षांशों का उपयोग तापमंडलों के निर्धारण में होता है। जैसा कि अभी हमने देखा था उष्णकटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, जो आपका शीत कटिबंध है, ठीक है। तो जो आपका अक्षांश है, अक्षांश का उपयोग तापमंडलों के निर्धारण में हम करते हैं। वहीं देशांतरों का उपयोग क्या है? देशांतरों का उपयोग प्रमुख याम्योत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने में देशांतरों का उपयोग किया जाता है। इन दोनों में की डिफरेंस ये है, अक्षांश का उपयोग तापमंडलों के निर्धारण में होता है, वहीं देशांतरों का उपयोग स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।